मित्रों, विज्ञान को शैतान बनने से रोकें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय सह अस्तित्व का नैसर्गिक नियम। पृष्ठ 7 से आपको आगे पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। मित्रों, इस तथ्य को मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में क्रियाशील बनाए रखकर ही मानवीय प्रगति, सुख, शांति और सुव्यवस्था की कल्पना की जा सकती है। नियम व्यवस्थाओं की चादर छोटी है, किंतु मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं विशालकाय, लालसाएं सुरसा की तरह बढ़ती जाएं और ज्ञान विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में उसी के समर्थन में जुट पड़े, तो इस खींचतान में उस चादर का फटना और मनुष्यों का शीत में ठिठुरना, प्रकृति की निष्ठुर नियम व्यवस्था में दबोचे जाना स्वाभाविक है। चाहे वह वातावरण, जल, वायु और पृथ्वी के विषाक्त होने के रूप में हो या युद्ध की विभीषिका के रूप में, अर्थ एक ही होगा कि मनुष्य के पांव भौतिक लालसाओं, तृष्णा, अहिंसा और विलासता की ओर तेजी से बढ़ते रहे तो कल न सही परसों वह विभीषिका निश्चित रूप से आएगी, जो इस धरती के साथ उसकी संतति को भी चाट जाएगी। महत्वाकांक्षाएं तो नष्ट होगी ही, साथियों, प्रकृति की सुव्यवस्था को छेड़ने की मानवीय भूल। आइए इस संबंध में पढ़ते हैं। 22 अप्रैल 1671 को अमेरिका के अनेक स्थानों पर पृथ्वी दिवस, अर्थ डे मनाया गया। उस दिन लोगों से पैदल, रिक्शा या तांगा में चलने की अपील की गई। किसी भी मशीन वाली फैक्ट्री या कारखाने न चलाने का आग्रह किया गया। उस दिन सब काम अपने हाथों से करने को कहा गया। उसी दिन के लिए अर्थ टाइम्स नामक एक विशेष समाचार बुलेटिन निकाला गया। सभाएं हुई, जुलूस निकाले गए। इसका उद्देश्य जनमानस का ध्यान इस ओर आकर्षित करना था कि आज की जीवन पद्धति, मशीनों, कारखानों से पर्यावरण इस तरह दूषित हो रहा है कि पृथ्वी में विनाश की संभावनाएं अभिव्यक्ति हो चली। अतएव मनुष्य को उससे बचना चाहिए। इस अभूतपूर्व आयोजन ने संसार भर के लोगों को झकझोर दिया। आज मनुष्य जाति ने अत्यधिक वैभव विलासता का जो अदूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाया है और जिसके लिए वह प्रकृति की गोद से उतरकर निरंतर कृत्रिमता व यंत्रीकरण की ओर दौड़ता चला जा रहा है, क्या वह उसके लिए हितकारक भी है, या फिर उस चिंतन, उस दृष्टिकोण में किसी तरह संशोधन की आवश्यकता है? अब तक परिस्थितियों ने जो मोड़ लिया, प्रगति जिस चौराहे तक पहुंची है, उससे प्रगति कम, भटकाव अत्यधिक प्रतीत हो रहा है। आज का मनुष्य उस कगार पर आ गया है जिससे आगे बढ़ने पर सर्वनाशी सुनिश्चित है। अभियांत्रिकी, आधुनिक सभ्यता के वह दुष्परिणाम अब बुरी तरह सामने आ गए। राष्ट्र संघ के तत्वाधान में वातावरण को जीवन योग्य बनाए रखने की समस्या पर विचार करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था, उसका सम्मिलित स्वर भी यही था, हमारे पास एक ही पृथ्वी है, इसे जीने लायक बनाए रखना चाहिए। सम्मेलन का सुझाव था प्राकृतिक भंडारों का मितव्ययिता के साथ उपयोग किया जाए, प्रयोग की हुई वस्तुओं को पुनः काम के लायक बनाया जाए, बढ़ते हुए शोर को रोका जाए और वायु एवं जल के बढ़ते हुए प्रदूषण को रोका जाए।
जिस क्रम से हमारी तथाकथित प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रही है, उसे दूरदृष्टि से देखा जाए तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि तात्कालिक लाभ में अंधे होकर हम भविष्य को घोर अंधकारमय बनाने के लिए आतुर हो रहे हैं। सारा दोष उस मानवीय चिंतन, उस जीवन पद्धति को है जिसमें प्राकृतिक व्यवस्था की ओर ध्यान दिए बिना कम से कम श्रम और अधिकतम विलासिता के साधन एकत्र करने की धुन लगी हुई है। व्यक्ति के इस उतावलेपन ने सामूहिक रूप धारण कर लिया है। इससे प्राकृतिक व्यवस्थाओं का विचलित होना स्वाभाविक है। मशीनीकरण, प्राकृतिक संपदाओं का दोहन और उनका आधाधुंध उपभोग, राष्ट्रों के बीच सर्वशक्तिमान बनने की महत्वाकांक्षाएं और उसके फलस्वरूप आणविक अस्त्र शस्त्रों की होड़, सब मिलाकर परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर हो चली हैं। इससे विचारशीलों का चिंतित होना और तथाकथित प्रगति पर रोक लगाना आवश्यक हो गया है। यह सब एकमात्र इस बात पर आधारित है कि मनुष्य अपना चिंतन, अपना लक्ष्य, अपने दृष्टिकोण में मानवतावादी आदर्शों का समावेश करे। वह जीवन नीति अपनाए जिसमें भरपूर श्रम में जीवन यापन का प्राकृतिक ढंग उभर कर सामने आ सके। मित्रों, मनुष्य की दुर्भावनाएं जब तक व्यक्तिगत जीवन तक सीमित रहती हैं, तब तक उसका प्रभाव जितने लोगों तक सीमित रहता है, जितनों से कि उस व्यक्ति का संपर्क रह सके। परंतु जब राजसत्ता और विज्ञान का भी सहारा मिल जाए तो उन दुर्भावनाओं को विश्वव्यापी होने और सर्वाग्राही संकट उत्पन्न करने में कुछ भी कठिनाई नहीं रहती। स्वार्थों का संघर्ष, संकीर्णता और अनुदारता का दृष्टिकोण, शोषण और वर्चस्व का मोह आज असीम नृशंसता के रूप में अट्टहास कर रहा है। राजसत्ता और विज्ञान की सहायता से उसका जो स्वरूप बन गया है, उससे मानवता की आत्मा थर थर कांपने लगी है। प्रगति के नाम पर मानव प्राणी की चिर संचित सभ्यता का नाम निशान मिटाकर रख देने वाली परिस्थितियों की विशाल परिमाण में जो तैयारी हो चुकी है, उसमें चिनगारी लगने की देर है कि यह बेचारा भूमंडल बात ही बात में नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। मानव मन की दुर्भावनाओं की घातकता अत्यंत विशाल है। लगभग 8000 मील व्यास का यह नन्हा सा पृथ्वी ग्रह उसके लिए एक ग्रास के बराबर है। अधिकाधिक लाभ कमाने के लोभ ने अधिकाधिक उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया। मानवीय रुचि में अधिकाधिक उपभोग की ललक उत्पन्न की, ताकि अनावश्यक किंतु आकर्षक वस्तुओं की खपत बढ़े और उससे निहित स्वार्थों को अधिकाधिक लाभ कमाने का अवसर मिलता चले। इस एकांकी घुड़दौड़ ने यह भुला दिया कि इस तथाकथित प्रगति और तथाकथित सभ्यता का सृष्टि संतुलन पर क्या असर पड़ेगा। इकोलॉजिकल बैलेंस गंवाकर मनुष्य सुविधा और लोभ प्राप्त करने के स्थान पर ऐसी सर्प विभीषिका को गले में लपेट लेगा जो उसके लिए विनाश का संदेश ही सिद्ध होगी। एकांगी भौतिकवाद अनियंत्रित उच्छृंखल दानव की तरह अपने पालने वाले का ही भक्षण करेगा। यदि विज्ञान रूपी दैत्य से कुछ उपयोगी लाभ उठाना हो
तो उस पर आत्मवाद के मानवीय सदाचार का नियंत्रण अनिवार्य रूप से कसना ही पड़ेगा। साथियों, हमने नहीं विचारा इस पर, हमने नहीं, एक गीत गाते हैं हम लोग, हमने नहीं विचारा इस पर। वाकई में इस विभीषिका जो आई है इस पर हमने पहले विचार नहीं किया। 71 की बात बता रहे गुरुदेव इसमें, सन 71। हमें अगर चिंतन मनन करके इस पर चले होते तो आज ये कोरोना जैसी विभीषिका ईश्वर को संतुलन व्यवस्था के लिए न लानी पड़ती। हमने देख लिया है कि जब मानव आगे नहीं बढ़ता है तो फिर मजबूरी में परमात्मा को बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ती है। प्रगति करें पर विकृति ना बढ़ाएं। इसी पर आगे पढ़कर सुनाते हैं। मनुष्य प्रगति की दिशा में आगे बढ़े, यह उचित है। विज्ञान की प्रगति इस युग की एक बड़ी उपलब्धि है। उसने मनुष्य जाति को एक नया उत्साह दिया है कि उज्जवल भविष्य के लिए, अधिकाधिक सुख संवर्धन के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, सो किया भी जा रहा है। इन्हीं शताब्दियों में वैज्ञानिक खोजों ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है और कितने ही क्षेत्रों में आशा भरा उत्साह उत्पन्न किया है। इन उपलब्धियों के महत्व को झुठलाया नहीं जा सकता। वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ मानवीय सुख सुविधाओं में जो वृद्धि हुई है उसकी महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। यातायात, कल कारखाने, कृषि व शिल्प, विनोद, चिकित्सा, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में आज का मनुष्य 200 वर्ष पूर्व के लोगों की तुलना में कहीं अधिक साधन संपन्न है। बिजली, रेडियो, तार, टेलीफोन, प्रेस, अखबार आदि के सहारे जो सुविधाएं मिली हैं वे अभ्यास में न आने के कारण कुछ आश्चर्यजनक भले ही प्रतीत ना होती हों, पर आज से 500 वर्ष पूर्व का कोई मनुष्य आकर यह सब देखे और अपने जमाने की परिस्थितियों के साथ तुलना करे तो उसे प्रतीत होगा कि वह किसी अनजाने दैत्य लोक में विचरण कर रहा है। द्रुतगामी वाहनों की अपनी शान है। रेल, मोटर, वायुयान, पनडुब्बी, जलपोतों के कारण मिलने वाली सुविधाएं कम नहीं आंकी जानी चाहिए। चिकित्सा एवं शल्य क्रिया की उपलब्धियां कम नहीं है। सिनेमा और टेलीविजन, रेडियो के माध्यम से गरीब लोगों के लिए भी मनोरंजन की सुविधा संभव हो गई। अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में हुई प्रगति ने मनुष्य के चरण 3 चरण में 3 लोक नाप लेने वाले वामन भगवान जितने लंबे बना दिए। शास्त्रों की दुनिया में अब मारण का व्यवसाय इतना सरल बन गया है कि एक बच्चा भी पृथ्वी पर निवास करने वाले समस्त प्राणधारियों का अस्तित्व क्षण भर में समाप्त कर सकता है। पशु पक्षियों और वृक्ष वनस्पतियों की वर्ण संकर जातियां उत्पन्न करने की कृत्रिम गर्भाधान टेस्ट ट्यूबों की सफलता प्राप्त करके मनुष्य सृष्टि निर्माता विधाता के पद पर आसीन होने की तैयारी कर रहा है। विशालकाय स्वसंचालित यंत्रों से पौराणिक दैत्यों का काम लिया जा रहा है। वरुण से जल भराने, वायु से पंखा झलवाने, अग्नि से ऋतु प्रभाव संतुलित कराने का काम रावण लेता था। आज जल कल, बिजली की बत्ती, फैन, रेफ्रिजरेटर, हीटर, कूलर आदि के माध्यम से वे रावण जैसी उपलब्धियां हर किसी के लिए संभव हो गई। पुष्पक विमान अब हर कोई उड़ सकता है। पुष्पक विमान पर
और समुद्र लांघने की हनुमान जैसी शक्ति अब किसी भी वायुयान और जलयान यात्री को सहज ही उपलब्ध है। सोमियोलॉजी नामक मस्तिष्क विद्या की एक शाखा के अंतर्गत ऐसे अनुसंधान हो रहे हैं जिससे मनुष्यों की चिंतन पद्धति कुछ समय के लिए आवेश रूप में बदली जा सकेगी। जिस प्रकार प्लास्टिक सर्जरी से अंगों की काट छांट करके कुरूपता को सुंदरता में बदल दिया जाता है, उसी प्रकार मस्तिष्क की विचारणा एवं संवेदना का आधार भी बदल दिया जाए, जिससे वह सदा के लिए अपने मस्तिष्क चिकित्सक का ज्ञानुवर्ती बनने के लिए प्रसन्नता पूर्वक सहमत हो जाए। समुद्र के खारे पानी को मीठे जल में बदलने की, कृत्रिम वर्षा कराने की, रेगिस्तानों को उपजाऊ बनाने की, अणुशक्ति से ईंधन का प्रयोजन पूरा करने की, समुद्र संपदा के दोहन की, जरा जीर्ण अवयवों का नवीनीकरण करने की योजनाएं ऐसी हैं जिनसे आंखों में आशा की नई ज्योति चमकती है। इन उपलब्धियों से मदोन्मत्त होकर मनुष्य अपने को प्रकृति का आधिपति मानने का अहंकार करने लगा और अपने को सर्वशक्तिमान बनाने की धुन में मारक अणु आयुध बनाने से लेकर जीवन यापन की प्रक्रिया में उच्छृंखल स्वेच्छाचार बरतने के लिए आतुरता पूर्वक अग्रसर हो रहा है। सफलताओं के जोश में उसने होश गंवाना आरंभ कर दिया। इसका दुष्परिणाम भी उसके सामने आ रहा है। अमर्यादित और अनैतिक प्रगति प्रकृति को स्वीकार नहीं, वह उसे रोकने का प्रयास करेगी ही। आखिर उसे भी तो अपना संतुलन बनाए रखना है। अर्नाल्ड टाइनवी ने अपने ग्रंथ आ स्टडी ऑफ हिस्ट्री में पाश्चात्य सभ्यता की स्थिति और प्रगति पर अनेक दृष्टिकोणों से प्रकाश डाला है और यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रगति के अत्युत्साह में दिशा भूलकर हम जिस तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, उसका अंत महाविनाश के रूप में ही सामने प्रस्तुत होगा। टाइनवी ने अन्य ग्रंथ नेशनलिटी एंड द वार और द न्यू यूरोप में पाश्चात्य जनमानस का विश्लेषण करते हुए उसकी लक्ष्य विहीन प्रगति के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला है कि यह अग्रगमन निकट भविष्य में हमें पीछे हटने से भी अधिक महंगा पड़ेगा। साथियों, ये एक वानगी है। इस लेख से लगता है कि महाविनाश की ओर हम लोग जा रहे हैं और ईश्वर ने हमें सचेत किया है। ये विभीषिका दिखाकर, कोरोना वायरस जैसी विभीषिका से उसने हमें सचेत किया है कि हम पीछे की ओर लौटें। इसी क्रम में विज्ञान को शैतान बनने से रोकें के क्रम में इसी पुस्तक से अगले वीडियो में हम मनुष्य पूरी तरह मशीन न बने के संबंध में विचार व्यक्त करेंगे, आपको पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।